फंडामेंटल नज़रिए से आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ विकास खेमानी कार्नेलियन कैपिटल के जुड़ रहे हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। हमें एक बार को तो लगा कि कहीं आप भूल गए हैं कि आज हमारी आपकी बातचीत है, थोड़ा घबरा गए थे, इसीलिए हमने आर्यमान के साथ बातचीत आगे लेके चली, तब तक आप आ गए। शुक्रिया, बहुत दिनों बाद बात हो रही है विकास, काफ़ी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपसे एक बात सुबह सुबह करना चाह रहा था। आज आपने जो जो ट्वीट किया आपने, हम लोग मार्केट की बात हमेशा करते हैं, हम लोग रिटर्न्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ज़िंदगी की जद्दोजहद में हम लोग इतना फंसे रहते हैं। जो आज आपने बात कही है कि इस दौड़ में जब हम अपने टारगेट्स, पर्सनल टारगेट, कंपनी के टारगेट, इधर उधर की चीज़ों में फंसे रहते हैं, हम अपने साथ समय बिताना भूल जाते हैं। और कितना ज़रूरी है वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने फोकस के लिए, और कहीं ना कहीं अकेले निकल जाना चाहिए, अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ समय बिताना चाहिए। इससे बेहतर हम पर्सन ही बनते हैं, बेहतर इंसान और बेहतर इन्वेस्टर भी। आपने ये बात पे जो अंतर्ज्ञान के महत्व को आज आपने दर्शाया है। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद। एंड आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस चैनल पे खाली शेयर बाजार और प्रैक्टिकल पैसे के अलावा ये सब भी बातें करते हैं। मेरा हमेशा मानना है कि सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है। कोई भी चीज लाइफ में हमेशा बैलेंस और होके रहना चाहिए। तो आपको अपना विकास जो है वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये सब बातों पे होना चाहिए, तभी एक आप जीवन को सही तरीके से जी सकते हो। और इसीलिए मैं कुछ ना कुछ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद भी कुछ समय स्पेंड करूं अपने आध्यात्मिक और मानसिक विकास करने के लिए। और जब आपका आध्यात्मिक और मानसिक विकास होगा तो उसका जो असर है आपकी आर्थिक और शारीरिक जिंदगी पे पड़ना ही पड़ना, और सामाजिक जिंदगी पे पड़ना ही पड़ना है। ये सब इंटरलिंक्ड है। तो हम आप हमारे पैसे की भागदौड़ में शायद उसको कुछ ज्यादा महत्व देते हैं, और जीवन का रियल मीनिंग और जो अर्थ है उसको भूल जाते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि सुबह में 1 डेढ़ घंटे थोड़ा थोड़ा उस विषय पे अपना समय दूं, और कई कई बार कुछ अच्छा हाथ लग जाता है तो मैं ट्वीट पे शेयर भी कर देता हूँ। तो यही कोशिश रहती है। तो आई होप कि कहीं ना कहीं अगर इससे एक आधे लोगों का भी कोई इफेक्ट हो जाए तो मुझे लगता है मेरा एफर्ट कामयाब होगा। मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं अपने आप को कैसे उस प्रगति की ओर ले जाऊं। बात है, आप शेयर करते रहते हैं और ज़रूरी भी है। बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को पर्सनली, जो आपके व्यूज़ को, आपकी एक्शंस को, चाहे बाजार में विकास जी ने इस बारे में सर्च किया, स्टडी किया, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने इकोसिस्टम से ये सारी चीज़ें शेयर करें, रिफ्लेक्ट करें और साथ में ग्रो करें और लर्न करें। आगे बढ़ते हैं। विकास, बाजार की बात करें तो मैं आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा, वो है केमिकल स्पेस के बारे में। खास तौर पे इसलिए क्योंकि मुझे याद है मैन्युफैक्चरिंग 3-4 साल पहले बहुत बड़ा फैट बन गया था, लेकिन फिर लूज कर गया, स्टॉक 50-50% घट गए टॉप से। लेकिन लास्ट कुछ दिनों में हमने ऑब्जर्व किया है, भाव भले ही घट गए हों, लेकिन ये जो बड़ी केमिकल कंपनीज हैं, एसआरएफ को लीजिए आप, 4 टाइम्स ग्रॉस ब्लॉक एक्सपैंड कर रही है। अर्कियन केमिकल ने, आर्चियन ने 1,000 करोड़ के कैपेक्स की बात की। दीपक नाइट्रेट, टॉप टू बॉटम, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इन लोगों ने अपने कैपेक्स कम नहीं किए, इनफैक्ट बढ़ाए ही हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने इस पर स्टडी की हुई है, कुछ तो देख रहे होंगे ये 2-3 साल 4 साल आगे, जब ये कैपेसिटीज ऑनलाइन आएंगी, कि भाई डिमांड बढ़ सकती है वगैरह वगैरह, तो शायद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, जब क्योंकि स्टॉक घट गए। आपका क्या व्यू है? जी अजय, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसको आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा, बिजनेस और मार्केट्स। इन दोनों में कई बार शॉर्ट टर्म में मिसमैच होता है, लॉन्ग टर्म में आप जाकर देखोगे तो ओवरऑल प्लेज आउट सेम में। तो आप देखेंगे 2021 के अंदर जब 20 की क्राइसिस के बाद में केमिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ी डिमांड निकली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो जो केमिकल्स की कंपनियां थी उन्होंने एक बहुत बड़ा मुनाफा किया, बहुत अच्छी ग्रोथ की। मार्केट ने उस पीरियड को परमानेंट लेके उसी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करके अंडर ओनरशिप से ओवर ओनरशिप में गया, और स्टॉक्स बहुत ज्यादा री रेट हो गए। और 22 जैसे जैसे आया, जैसे जैसे आई थिंक जो एक हाई बेस हुआ, और दूसरा थोड़े प्राइसेस जो करेक्ट होने ही थे, क्योंकि वो जो प्राइसेस हर चीज में अनाप शनाप बढ़ गए थे, तो वो नीचे आने ही थे। कोई इतना केमिकल हो या कोई भी कमोडिटी इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, इतना कंसिस्टेंटली 3-3 4-4 गुना भाव चल नहीं सकते हैं। तो वो जो डिस्ट्रप्शन था, वन टाइम था, वो बेस खत्म हो गया। और उसकी वजह से 22 के अंदर हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई। हमने देखा कि शेयर प्राइस भी धीरे 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 कम हुई, क्योंकि इन्वेस्टरों ने जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर ली थी वो बहुत ज्यादा थी।
मेरा ये मानना है कि जो अगर पर उसके बावजूद भी आज ये सारी कंपनियां इतना बड़ा-बड़ा कैपेक्स क्यों कर रही है? कुछ कंपनियां इतना कैपेक्स करें जो उन्होंने पिछले 40 सालों में पुट टुगेदर एक कंपनी ने नहीं किया हो। अपने जीवन काल के जितना सब मिला के नहीं किया उससे ज्यादा कैपेक्स अगले 3-4 साल में। इसका कारण यही है कि जो ये चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरिंग फोकस, ये बड़ा जो शिफ्ट हो रहा है इंडिया के फेवर में, ये जो है ये एक अगले 8-10 साल में बहुत बड़ी चीज बनने वाला है। और ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी आप देखेंगे, और क्यों मैन्युफैक्चरिंग कोई भी बिजनेस में शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। आपको 8-10 साल का नजरिया लेना है। और ये जो सारी केमिकल कंपनियां हैं उनको अपने कस्टमर बेस पता है। उनको कोई भी एंटरप्रेन्योर इतना बड़ा कैपेक्स मार्केट और कस्टमर से एश्योरेंस लिए बिना काम नहीं करेगा। ये हो सकता है 1-2 क्वार्टर में आगे पीछे हो सकता है, प्लांट चालू करने में, नतीजे आने में, वो सब तो होगा। पर ये ट्रेंड जो है वो अगले 8-10 सालों का है। तो मेरा ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम एंड केमिकल इन पर्टिकुलर एंड मेनी अदर सेक्टर जो हैं, चाहे वो गारमेंटिंग हो, चाहे वो एपीआईज हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल्स हो, डिफेंस रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल थीम है जो अगले 8-10 सालों में प्ले आउट होगा। और ये इसको अगर आप कुछ एक अपने माइंड में देखना चाहें तो आप उसको ऐसे कंपेयर कीजिए कि आईटी जैसे मिड 90s में और लेट 90s में था, वहां पे हम शायद इसमें आज हैं, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो खाली 15-16% है। तो भारत जैसा देश इतनी बड़ी कम मैन्युफैक्चर कम मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि अदरवाइज हमारी बहुत सारी चीजें तकलीफ में आ जाएंगी। तो ये जो सरकार ने भी रियलाइज किया है, तो इसीलिए वो सब कर रहे हैं, पीएलआई वगैरह। और दूसरा चाइना प्लस वन बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जब जब ऐसे करेक्शन आए, ऑफकोर्स आपको अपनी कंपनी स्टडी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। विकास, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। आईटी सेक्टर का जिक्र आपने किया और इसी सेक्टर पर आपका डिटेल्ड अप्रोच अब हम जानना चाहेंगे। एक्सेंचर जो कि ग्लोबल आईटी मेजर, ये एक पैरामीटर जाना जाता है डोमेस्टिक आईटी कंपनीज के लिए भी। जब उनके नतीजे आते हैं तो किस तरह के सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स के लिए भी, या फिर यूं कहें कि आईटी सेक्टर के लिए ही किस तरह के सेंटिमेंट्स बिल्ट होंगे, वो यहाँ से समझ आते हैं। ताज़ा नंबर्स भी आते हुए दिखे, रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग्स यहाँ पर नजर आई, पाइपलाइन कमेंट्री भी काफ़ी हद तक रोबस्ट रही। हालांकि जॉब कट सिनेरियो अब भी यहाँ पर खबरें आईटी सेक्टर पर इससे जुड़ी ज़रूर आती है, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए क्या अब समय आ गया है कि पर्सपेक्टिव को बदला जाए और इस वक्त डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म टू इमीडिएट टर्म के पर्सपेक्टिव को अप्रोच किया जाए, और इन दोनों में से कौन से पर्सपेक्टिव पर नजर होनी चाहिए? जी, आप पिछले 12 महीने से देखेंगे तो मार्केट ने हाइपोथेसिस किया कि यूएस में रिसेशन आएगा, उसका आईटी पे डिमांड बना प्रेशर आएगा, उसकी वजह से काफी स्टॉक करेक्ट भी हुए। पर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर्स के नतीजे, हर क्वार्टर में जो कंपनी है उन्होंने अपनी ऑर्डर बुक को अच्छे से अपडेट किया है, इंक्लूडिंग आप एक्सेंचर के रिजल्ट्स देखेंगे तो उन्होंने ऑर्डर बुक बहुत अच्छे से, गाइडेंस को कम नहीं किया। तो सब आईटी कंपनीज गाइडेंस को मेंटेन बरकरार करे हुए हैं, ऑर्डर बुक अच्छी जीत रहे हैं। तो मुझे पता नहीं है कि और यूएस में अगर कोई आज एक सीईओ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता है या कोई कंपनी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है, आप ये तो मानेंगे कि उसको ये पता है, अगर हम सबको पता है रिसेशन आएगा तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्पेंडिंग कर रहा है, उसको तो पता है रिसेशन आ सकता है, उसके बावजूद भी दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी आईटी का कॉन्ट्रैक्ट कब देता है? जब उसके लिए बहुत एसेंशियल हो, नेसेसरी हो। एंड दैट इज द पॉइंट हम लोग वी आर मेकिंग, कि दिस टाइम अराउंड आईटी का काफी बड़ा डिमांड जो है नॉन डिस्क्रिशनरी है, वो उनको खर्चा करना ही पड़ेगा। क्योंकि विद डिजिटाइजेशन एंड क्लाउड माइग्रेशन, ये जो नया थीम चालू हो रहा है, ये हर कंपनी को अपने सारे सिस्टम को रीओरिएंट करना पड़ेगा। इट इज नॉट गुड टू डू, इट इज हैव टू डू। एंड ये जो सिचुएशन है उस चक्कर में सब कंपनियों को अपना अपना आईटी स्पेंड बढ़ाना पड़ रहा है। उससे कॉस्ट रिडक्शन भी होता है, एफिशिएंसी भी आती है। तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है। हाँ, ये ऐसा है कि आईटी सेक्टर बड़ा बेस होने की वजह से आप 14-15% का ग्रोथ भी करें तो बहुत बड़ी बात है। और जबकि कुछ कंपनियां तो 25% की ग्रोथ भी प्रॉफिटेबिलिटी में गाइड कर रही है, जैसे कि अभी एलटीआई का एनालिस्ट मीट हुआ, उन्होंने काफी अच्छी गाइडेंस दी। तो तो मेरा ये मानना है कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ एक स्टेबल ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ है। मैं इस बात से ज्यादा वरीड नहीं हूँ कि यूएस में रिसेशन आएगा तो आईटी डिमांड रुक जाएगी, वो तो नहीं रुकनी चाहिए। बल्कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कटिंग का माहौल बनता है तो मुझे लगता है कि आईटी में वापस डिमांड जोर से निकलेगी। तो ये हो सकता है वो अगले 12 महीने की सिचुएशन हो, शायद आज ना हो। तो इसलिए हम आईटी को थोड़ा स्ट्रक्चर ही सेक्टर में देखते हैं। हम उसको एक शॉर्ट टर्म और उस सेक्टर से नहीं देखते हैं। हमको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। नेस्कोम ने अपना गाइडेंस भी काफी बढ़ाया है, कहा है कि 2030 तक 500 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह की जब बातें होती है तो आपको क्लू पकड़ना पड़ता है कि क्या हो रहा है, बल्कि नॉइज क्या है और रियल इंफॉर्मेशन क्या है। मैं हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ऑर्डर बुक क्या हो रही है कंपनियों की।
That is the more real information. Rest else is noise. मॉर्निंग विकास, एक व्यू और जानना चाहेंगे कि क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि एनबीएफसी काफ़ी हद तक बैकफुट पर थे। पीछे के आप रिटर्न्स भी देखें तो एनबीएफसी स्पेस ने इतने बड़े रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन क्योंकि अब जब व्यू बैंक्स फाइनेंशियल्स इन पर व्यू पॉजिटिव है, तो क्या ऐसे स्पेस में भी बाजार वैल्यू ढूंढेगा जिनमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एनबीएफसीज का पोर्टफोलियो, बैंक्स का पोर्टफोलियो एंड फॉर दैट मैटर कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग स्टोरी भी सपोर्ट कर रही हो स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को। हाल ही में एक कंपनी की मैनेजमेंट मीट भी हुई थी इन्वेस्टर्स के साथ, पब्लिक डोमेन पे भी कई सारी बातें हैं। ऐसे स्पेस पर आपकी क्या व्यू होगी? एनबीएफसी का जो स्पेस है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि उसमें आपको बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कभी भी मैं कोई छोटी एनबीएफसी के फेवर में नहीं, क्योंकि आज के समय में एक वो जो थोड़ा सा ट्रेंड चला हुआ है फिनटेक ओरिएंटेड छोटी एनबीएफसी, एसएमई फोकस, जिसका लेवरेज 15-16% आरओई है, पर 4 टाइम 5 टाइम प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन दे दिया जाता है। तो वो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी में क्या इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी लायबिलिटी साइड इंपॉर्टेंट है। इसलिए यू नो अगर एनबीएफसी में देखना है तो मैं उस तरह के एनबीएफसी में देखूंगा जो ट्रिपल ए रेटेड है, owned by some corporate houses, and there's a very well diversified asset side, SME retail, and एक अच्छा मॉडरेट जो है रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि लीवरेज बिजनेस में आपको रिस्क प्रोफाइल सबसे ज्यादा देखना पड़ता है। तो उस तरह की कंपनीज को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। हैविंग सेड दैट, बैंक का मॉडल हमारा ज्यादा प्रेफर्ड है एनबीएफसी के बजाय, बट अगर उन्हें ढूंढना है तो उस तरह की कंपनियां जिनमें वैल्यूएशन आपके फेवर में हो। अगर आप लेवरेज बिजनेस में हाई वैल्यूएशन देंगे तो ये आपको हमेशा रिस्क ही ज्यादा देगा। एक एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले है रेक्टर साहब इसका स्टॉक लेके आइए। इसमें एनबीएफसी भी है, इसमें म्यूचुअल फंड का भी प्ले है, थोड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ है और लार्ज कॉर्पोरेट हाउस की बैकिंग भी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। विकास, जाते जाते मैं एक व्यू आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप स्टॉक पिकर हैं, आपको रिसर्च ओरिएंटेड डीप एनालिसिस, माहौल देख के, वैल्यूएशन देख के स्टॉक पिकिंग की तरफ ज़्यादा है, बाजार का कुछ भी रुख हो। और हमने देखा है बहुत सारे स्टॉक इस माहौल में भी 52 वीक हाई पे है। मैं एक स्मॉल कैप मिड कैप पॉकेट पे आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 2 साल का व्यू अगर हम लें, जिस हिसाब से इसके वैल्यूएशन आ गए हैं, आपको लगता है ये समय एकदम परफेक्ट है कि एक 6-8 महीने में एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना लें मिड कैप स्मॉल कैप में और फिर राइड करें उसे 2-3 साल? क्योंकि लोग अभी तक फेंसिटर्स बैठे हुए हैं कि पता नहीं किस बात ट्रिगर का इंतजार चल रहा है। नहीं जी, देखिए अजय, ये सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि देखिए इक्विटी मार्केट जो है वो जिनको समझ में आता है उनका गेम है। अगर आपको लगता है इंडिया अगले 3 से 5 साल की स्टोरी है, जो मुझे लगता है, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी इंडिया एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में है। हमारी बहुत सारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, ट्रिगर्स हैं। वी आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मार्केट इन द वर्ल्ड। सो अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पास है तो कोई भी खराब समय है, वो खराब समय इन्वेस्ट करने का ही होता है, क्योंकि ये जो टेम्पररी, कोई सपोज आपको एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और कहाँ यूएस में कुछ हुआ, उसकी वजह से उसका प्राइसेस कम हुआ है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि रिस्क है, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी है। तो यही आपको बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखेगा। तो मैं कभी भी एक इंडेक्स लेवल पे तो आप एक व्यू बना सकते हैं, पर जनरली मेरा मानना है कि आपको कंपनी और स्टॉक और उसकी मैनेजमेंट, उसको बिजनेस को समझना है। अगर आपको वो राइट वैल्यूएशन गिवन उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो मिल रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो करेक्शन है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। एंड कई बार तो ऐसा जब आपको खरीदना होता है, हम खुश होते हैं कि भाई ये स्टॉक नीचे आ गया, चलो ले लेते हैं। तो जब आपको कोई बाहरी कारणों की वजह से इंडिया में वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि अभी इसको रिस्क की बजाय अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जब जब भी भय का माहौल ज्यादा होता है, घबराहट का माहौल ज्यादा होता है, आप एक नॉर्मल सेंटीमेंट बैरोमीटर ये होता है, इंडिकेटर होता है कि तब आपको इन्वेस्ट करने का होना चाहिए। जब जब भय कम होता है या सबको लगता है कि तो मार्केट चलने वाला है, ये बहुत अच्छे से चलने वाला है, तब आदमी को अपना एक्सपोजर कम करना चाहिए। पर एक जनरल साइकोलॉजी उल्टा करने की होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप 2-3 साल का पर्सपेक्टिव लेते हैं तो बहुत पैसा बनेगा। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। विकास, थैंक्स वेरी मच आज समय देने के लिए और ये सारे इनपुट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अप्रिशिएट योर टाइम। चलिए, तो ये तो विकास के मानी हमसे बात कर रहे थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर और डिफरेंट थीम्स पर जो उन्हें बाजार में पसंद आती हैं।